नमस्कार। आज हम भारत के परमाणु सिद्धांत पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ नोट्स वगैरह हैं और कोशिश रहेगी कि इस काफ़ी पेचीदा पॉलिसी के जो खास पहलू हैं वो समझें। मतलब ये कैसे बनी, इसके पीछे सोच क्या है और आज भारत के लिए ये क्यों इतनी अहम है। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? शायद 74 से। 1974 में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया। नाम था स्माइलिंग बुद्धा और कहा गया कि ये शांति के लिए है, पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। हाँ, पीएनई। पर वो एक तरह से दुनिया को सिग्नल था, लेकिन असली जो घोषणा हुई वो तो 1998 में हुई, पोखरण 2 के बाद। बिल्कुल, जब भारत ने खुलकर कहा कि हाँ, अब हम एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। और फिर उसके ठीक बाद मतलब 99 में एक औपचारिक नीति सामने आई। और ये जो नीति है ना, ये कुछ आप कह सकते हैं कि कुछ पिलर्स पर खड़ी है। सबसे पहला और शायद सबसे ज्यादा डिस्कस किया जाने वाला है विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता, क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस, सीएमडी। हाँ, सीएमडी। अब इसमें ये न्यूनतम या मिनिमम शब्द बड़ा दिलचस्प है ना। इसका मतलब ये नहीं कि बस हथियार कम रखने हैं, मतलब यह है कि भारत कोई हथियारों की होड़ में नहीं पड़ना चाहता। बिल्कुल। पर उसके पास इतने और ऐसे हथियार जरूर हों कि अगर कोई हमला करे तो उसका जवाब ऐसा हो कि हमलावर सोच भी ना सके। मतलब क्वालिटी पर जोर है, क्वांटिटी पर उतना नहीं। हाँ, और सिर्फ क्वालिटी नहीं बल्कि विश्वसनीयता पर, और सबसे जरूरी सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी पर। मतलब पहला वॉर झेलने के बाद भी जवाब देने की पक्की क्षमता। अच्छा, और इसी से जुड़ा हुआ है वो पहले इस्तेमाल न करने वाला सिद्धांत, NFU। बिल्कुल, नो फर्स्ट यूज। ये भारत की नीति का एक बहुत बड़ा आधार है। भारत का कहना है कि हम अपनी तरफ से परमाणु हथियार पहले कभी नहीं चलाएंगे। कभी नहीं। इनका इस्तेमाल तभी होगा और सिर्फ तभी होगा जब भारत की धरती पर या हमारी सेनाओं पर, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो, परमाणु हमला होता है। लेकिन इसमें एक और बात है जो 2003 में जोड़ी गई थी। अच्छा, वो क्या थी? वो ये कि अगर भारत पर या हमारी सेनाओं पर कहीं भी बड़े पैमाने पर जैविक या रासायनिक हथियारों से हमला होता है, ओह, मतलब केमिकल या बायोलॉजिकल वेपन। हाँ, अगर ऐसा बड़ा हमला होता है तो भी भारत परमाणु हथियारों से जवाबी कार्रवाई कर सकता है। ये तो काफी बड़ा कदम है। और ये जो जवाबी कार्रवाई होगी वो व्यापक होगी, मतलब मैसिव रिटेलिएशन। मैसिव मतलब बराबर का जवाब नहीं। सोच ये है कि हमलावर को इतनी भयानक क्षति पहुंचाई जाए कि वो पूरी तरह से नाकाम हो जाए, असहनीय क्षति। ये किसी भी तरह के लिमिटेड न्यूक्लियर वॉर के विचार को ही खारिज करता है। तो ये तो जाहिर है कि बहुत शक्तिशाली हथियार हैं। इनका कंट्रोल किसके पास है? मतलब बटन किसके हाथ में? फौज के पास? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये एक और महत्वपूर्ण बात है, सिविलियन कंट्रोल। परमाणु हथियार इस्तेमाल करने का जो अंतिम फैसला है वो सेना के पास नहीं है। तो किसके पास है? वो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक पॉलिटिकल काउंसिल है जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का हिस्सा है, उसके पास है। अच्छा। ये भारत की जो छवि है एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति की, उसको ये और मजबूत करता है। और आपने सेकंड स्ट्राइक की बात की थी, तो ये भी तो जरूरी होगा ना कि पहले हमले के बाद जवाब देने लायक क्षमता बची भी रहे। निश्चित रूप से सर्वाइवेबिलिटी ये सिद्धांत का एक अहम हिस्सा है, और इसी के लिए भारत जो है वो एक न्यूक्लियर ट्रायड विकसित कर रहा है, मतलब तीव्र क्षमता। ट्रायड यानी 3 तरह से मार करने की ताकत। हाँ, जमीन आधारित मिसाइलें जैसे अपनी अग्नि सीरीज है, हवा से लॉन्च करने की क्षमता जैसे राफेल या दूसरे विमान जो परमाणु हथियार ले जा सके, और तीसरा और शायद सबसे अहम है सेकेंड स्ट्राइक के लिए, वो है समुद्र आधारित पनडुब्बियों से, जैसे INS अरिहंत। बिल्कुल, परमाणु पनडुब्बियां SSBNC ने कहते हैं। हाँ, ये छिप सकती हैं, लंबे समय तक पानी के नीचे रह सकती हैं। हाँ। तो ये जवाबी हमले की गारंटी को बहुत मजबूत करती हैं। लेकिन ये सब सुनने में तो ठीक लगता है, पर क्या इस सिद्धांत पर सवाल नहीं उठते? जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अगर कोई छोटा लिमिटेड न्यूक्लियर अटैक हो तो क्या वाकई में मैसिव रिटेलिएशन की धमकी भरोसेमंद है? क्या भारत सच में ऐसा करेगा? और दूसरा, ये जो NFU है, नो फर्स्ट यूज, क्या ये हमेशा प्रैक्टिकल रहेगा, खासकर जब आपके दोनों तरफ मतलब चीन और पाकिस्तान दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन है? ये बहुत ही वैध सवाल है और इन पर लगातार डिबेट होती रहती है स्ट्रेटेजिक सर्कल्स में। कुछ एक्सपर्ट्स ने, यहाँ तक कि कुछ पूर्व अधिकारियों ने भी समय समय पर कहा है कि शायद NFU पर दोबारा सोचने की जरूरत है।
लेकिन आधिकारिक नीति वही है। हाँ, आधिकारिक तौर पर भारत NFU पर कायम है। लेकिन देखिए, तकनीक भी बदल रही है। MIRVs आ रहे हैं, मतलब एक मिसाइल से कई टारगेट। हाँ, हाइपरसोनिक वेपन्स की बात हो रही है। ये सब नई चुनौतियां हैं। तो भारत लगातार अपनी सेकंड स्ट्राइक क्षमता को, खासकर समुद्री हिस्से को मजबूत कर रहा है। SSBNs पर काफी फोकस है। और दुनिया भर में भारत इस मुद्दे पर खुद को कैसे दिखाता है? भारत की कोशिश रहती है कि वो खुद को एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के तौर पे पेश करें। हमने NPT यानी परमाणु अप्रसार संधि पर साइन नहीं किए हैं। क्यों? क्योंकि भारत उसे भेदभावपूर्ण मानता है। वो कहता है कि ये संधि कुछ देशों को हथियार रखने देती है और बाकियों को रोकती है। लेकिन भारत परमाणु संयम की बात करता है और ये भी वचन देता है कि वो उन देशों के खिलाफ परमाणु हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा जिनके पास खुद ये हथियार नहीं है। तो अगर हम इसे समेटें तो भारत का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या है? डिफेंसिव है? हाँ, मूल रूप से रक्षात्मक है, प्रतिरोध पर आधारित है, डिटरेंस पर, और कंट्रोल सिविलियन लीडरशिप के पास है। और इसके मुख्य स्तंभ हैं, पहले इस्तेमाल नहीं करना यानी NFU, हाँ, कम से कम लेकिन विश्वसनीय हथियार रखना CMD, बिल्कुल, और अगर हमला हुआ बिल्कुल, तो बहुत बड़ा जवाबी हमला करना, मैसिव रिटेलिएशन। सही, ये मुख्य बातें हैं। और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस लिख दी गई और खत्म, ये बदलती रहती होगी। बिल्कुल, ये स्टैटिक नहीं है। जैसे जैसे रीजनल सिक्योरिटी सिचुएशन बदलती है, टेक्नोलॉजी बदलती है, वैसे वैसे इसमें भी फाइन ट्यूनिंग होती रहती है ताकि ये विश्वसनीय बनी रहे। ये एक तरह से, जैसा मैंने कहा, सामरिक यथार्थवाद और शांति की इच्छा के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश है। तो आखिर में हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिए कि जैसे जैसे नई तकनीकें आ रही हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल या शायद AI का इस्तेमाल स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स में, तो भारत का जो ये न्यूनतम प्रतिरोध और NFU का सिद्धांत है, वो भविष्य में कैसे खुद को ढालेगा? हाँ, ताकि वो विश्वसनीय बना रहे। ये वाकई एक बड़ा सवाल है, आने वाले समय के लिए सोचने वाली बात है।